चल रहा है। ठीक है। अभी लॉकडाउन का फ़ायदा ये हो रहा है कि फर्दर जोन से है उसकी स्प्रेड रुकी हुई है, ट्रांसमिशन रुकी हुई है। ठीक है, स्लो डाउन हो गई है। बिल्कुल सही। अगर सपोज 100 पेशेंट्स को था, ठीक है, तो वो अगर एक्सपोज हो जाती हैं तो वो एक समझे 1 लाख लोगों को कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है कम्युनिटी में हो जाता है। तो लॉकडाउन का इफेक्ट तो आता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे WHO की रिकमेंडेशन भी है, जब तक अगर केसेस रिड्यूस नहीं होते या जीरो पे नहीं जाते तो इसको एक्सटेंड करना होता है लॉकडाउन को। तो मे बी एक्सटेंड होते होते जून तक चला जाए। अच्छा, जब तक केसेस आपके डिक्लाइन पे जीरो पे नहीं आते। जैसे अगर आप हिस्ट्री देख लें चाइना की, चाइना में जब जीरो रिपोर्ट हुआ केस, उसके बाद उन्होंने चीज़ों को ओपन करना शुरू किया, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है। अगर 1% भी है तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वो स्प्रेड करता जा रहा है। क्योंकि कम्युनिटी जो वल्नरेबल एज ग्रुप है ना, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रुप है, वो है एक्सट्रीम ऑफ एजिस। अगर आप देख लें, ज़्यादा जो एल्डरली पेशेंट है या जिनको कोमार्बिड का मतलब है कि जिनको अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल का मसला है या हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा वो अटैक पर हैं। उनमें ये बीमारी अटैक करती है और प्रेजेंट करती है विद कॉम्प्लिकेशन, या तो वो फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट पर जाते हैं या फिर एंड में डेथ हो जाती है। तो इसलिए कोशिश यही है कि उस एज ग्रुप को बचाया जाए। दूसरे बच्चे जिनसे हैं जो उनमें अटैक कम है अभी भी। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डेवलप नहीं होते, जिसे हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। जब ये वायरस अटैक करता है और सेल के अंदर दाखिल होता है, यानी हमसे इनहेल किया हमने, इनहेल या ओरल कैविटी से जो एंटर हो गया और गले में चला गया और वहाँ से जो उनसे है ये सीधा जो उनसे है रिस्पायरेटरी सिस्टम है या फेफड़ों में चला जाता है। सही। तो ये बेसिकली सेल्स होते हैं, छोटे छोटे खुलिये होती हैं। खुलियों के ऊपर एक कवर सा होता है, जहाँ से नॉर्मली कोई भी चीज़ एंटर नहीं हो सकती, प्रोटेक्टिव कवर है। ठीक है। पर जैसे ही वायरस आता है उस खुलिये के साथ अटैच होता है, वहाँ पे ACE2 एक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। तो वो जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन में भी प्रेजेंट है, इसके अलावा लंग्स में भी, फेफड़ों में भी हैं, दिल के ऊपर भी हैं, गुर्दों पर भी हैं, और मैदे और खुराक की नाली और नीचे इंटेस्टाइन्स में भी है, इस तरह शरियानों में भी है। अब ये सारा एरिया जो उनसे एक्सपोज्ड है, वो जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो इनको फैसिलिटेट कर देते हैं एंट्रेंस की। ठीक है। वो वहाँ से सेल के अंदर ये दाखिल होता है खुलिये के अंदर। ठीक है। वहाँ पे DNA होता है और एक लाइसोसोम होता है, उसको ये कंट्रोल कर लेता है वायरस जाकर। ठीक है। और उसको अंडर कंट्रोल लाने के बाद वहाँ पे अपनी रफ्तार बढ़ा देता है, मतलब रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। 1 से 2 प्रोडक्शन शुरू हो गई, 1 से 2, 2 से 4, 6, 8, यानी उसको जगह मिल गई अच्छी जगह पर वो जो है फल फूल सकता है। फिर वो सेल जो उनसा होता है ना, वो रैप्चर हो जाता है क्योंकि इन्फेक्टेड हो जाता है खुलिया। इंसान का खुलिया जो है वो फट जाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। जब खुलिये से वायरस बाहर निकलती हैं तो फ़ौरन बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है। कि कहीं पर भी कोई इस तरह की अननोन हरकत होती है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वहाँ पे फोर्सेस को भेज देता है। ऑन द अदर हैंड आप ये समझ रहे कि जो जिस्म के अंदर ताकतवर एक फोर्स पर बैठी है जो कि सेल होते हैं, TLC हम उन्हें कहते हैं। ठीक है। ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। इस तरह ल्यूकोसाइट्स उनसे होती हैं वो एकदम एक्टिव होते हैं, उसमें T सेल्स होते हैं, वो जो उनसे रिस्पॉन्स को एकदम जो उनसे है उस एरिया में जाने के लिए कुछ साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे एक मैसेज रिलीज किया जाता है हेड ऑफिस से कि उस जगह पे जो उनसे धमाका हो गया स्पोर्ट्स, तो आप जो उनसे फॉरेन इमरजेंसी फोर्सेस को भेजें। तो वो जो उनसे साइटोकाइंस उसे हम कहते हैं, वो एक मैसेज डिलीवर करते हैं बॉडी को कि ये एरिया जो उनसे है इन्फ्लेम्ड हो गया या इशू हो गया, इसको लोकलाइज कर दिया जाए। सही। जो वो मैसेजेस जाते हैं तो बॉडी की फोर्स एकदम उस एरिया को कंटेन करने की कोशिश करती है जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। सेल वहाँ पे आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, उस एरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर सके। लेकिन अगर वायरस इतना एक्टिव है कि वो उस फोर्सेस से मुकाबला कर लेता है तो स्प्रेड करना शुरू कर देता है। इसके रिस्पॉन्स में जो साइटोकाइंस और जो मैसेजेस डिलीवर हुए होते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, डिलीवरी हो जाती है कि बॉडी को समझ ही नहीं आ रही होती कि ये बाहर से किसी ने अटैक किया या अपनी ही बॉडी ने अटैक किया। वो अपनी ही बॉडी को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा। दिस इज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब बॉडी की फोर्सेस ही रिस्पॉन्स दे रही हैं। बिल्कुल सही। कि वेपन्स लेकर जाएं, वो वेपन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अपनी ही बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उसे हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। ठीक है। तो बेसिकली ये एक साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा होता है बॉडी के अंदर, जो कि रिस्पॉन्स होता है टू इन्फ्लेमेशन।
ठीक है, एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन मतलब जो से वो डैमेज शुरू कर देता है बॉडी का। मतलब सर्कुलेशन के अंदर जो से है एकदम ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाएगा, पल्स रेट गिर जाएगा, नब्ज आहिस्ता हो जाएगी, सांस का तेज शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फेफड़ों के अंदर मसले शुरू हो जाएंगे और फिर ARDS वाले मसले शुरू है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा और मरीज को वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ना शुरू हो जाएगी और साथ ही एकदम शॉक में चला जाएगा, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर गिर गया और सारी चीज़ें, जिसे सेप्टिक शॉक। तो ये बैकग्राउंड में साइटोकाइन स्टॉर्म एक हो जाता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा कि हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा क्योंकि इन्फ्लेमेशन आ रही है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आना है, साइटोकाइन रिलीज होना शुरू होते हैं कि वो अपनी ही बॉडी को हैंडल नहीं कर पाते, डैमेज हो गया। मतलब एक जगह पे धमाका हुआ है, फोर्सेस गई हैं उसको कंटेन करने के लिए, वो इन्होंने इतना मैसेज भेज दिए, वेपन्स भेज दिए, वो वेपन समझ रहे हैं आप जो उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो अपने ही लोगों पे इस्तेमाल होना शुरू, यानी हद से ज़्यादा भी जाहिर बात है आप वहाँ पर फोर्स भेज देंगे तो वो एक पैनिक हो जाएगा, पैनिक हो गया, वो डैमेज करना शुरू कर देता है। तो दिस इज, और इसका इम्यून सिस्टम का रीज़न ये होता है, ये उन लोगों में ज़्यादा इशू होता है जो ऑलरेडी कोमार्बिड कंडीशंस के साथ चल रहे हैं, यानी इनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, वो इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाती बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी वो इफेक्टेड है, कोई मसला चल रहा है, कोई ना कोई मसला है, किसी से किसी मेडिसिन पे ले रहे हो, तो इनका इम्यून सिस्टम इतना अनकंट्रोल होता है कि वो इस चीज़ के रिस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं करना पाता, और जिसकी वजह से बॉडी जो है वो एक शॉक की कंडीशन में चली जाती है ARDS पे। तो इसलिए मोस्टली जो लोग हैं वो ज़्यादातर एल्डर एज ग्रुप के हैं जिनको कोमार्बिड कंडीशन है, वो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे जाते हैं, वरना यंग लोग जो से हैं वो मोस्टली ठीक हो जाते हैं, कवर कर जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और बाकी कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में ACE2 रिसेप्टर्स डेवलप नहीं हुए होते छोटी एज में, खुशकिस्मत है बच्चे। अच्छा, तो वो जो से वो जो वायरस एंट्रेंस जो सी उसकी रिड्यूस हो जाती है, मतलब हल्का सा बच्चों में खांसी हुई, बुखार हुआ, सेटल डाउन हो जाता है, वो सेल के अंदर नहीं जा पाता, सेल के अंदर नहीं जा जाते, अगर बहुत ही कोई इशू हो, थोड़े बहुत डैमेज होगा, सेटल डाउन कर लेती है बॉडी, लेकिन इतना मैस लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पे चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये जो है नॉर्मली ब्रेन को भी इन्वॉल्व करता है। तो लोग आपके पास ड्रोजीनेस के साथ आते हैं या गुनूदगी के साथ, या हेलुसिनेशन ये है कि इरिटेबल टॉक, मतलब जो आपको समझ नहीं आ रही क्या बात कर रहे हैं, यानी फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन डाइवर्ट है, ड्रोजी होना शुरू होते हैं, क्योंकि इसके साथ सेरेब्रल एडिमा हो जाता है, ब्रेन के अंदर सोजिश हो जाती है, ब्रेन सूज जाता है जब ये इन्फ्लेमेशन करता है। फिर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है जिसमें लंग्स भी सूज जाता है, जिसे हम ARDS कह देते हैं, और वेंटिलेटर की, फिर हार्ट के ऊपर इन्वॉल्व करता है, हार्ट को भी सूजन हो जाती है, मायोकार्डाइटिस हो जाता है और फेलियर में हार्ट चला जाता है, फिर ये एक्सटेंड करता है तो गुर्दे फेल कर देता है और फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है अक्सर लोगों को। इसी तरह कुछ लोगों में ये मैदे को भी इन्वॉल्व करता है, जिगर को भी और छोटी आंतों को भी इन्वॉल्व करता है, लेकिन उन लोगों में ज़रा कम सिम्टम्स आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है, पेट खराब हो गया, मोशन हो गए, या दिल खराब होता है, वॉमिटिंग होती है, तो इसकी कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी है, मतलब कुछ लोगों में ये पेट की खराबी के साथ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है हर मरीज के अंदर ये बुखार और खांसी के साथ आए। तो इसकी प्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है। तो अभी कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन अगर 100 मरीजों को कोरोना हुआ है तो उनमें से 80 से 90% लोगों को चेस्ट के सिम्टम्स आएंगे और 10 से 20% लोगों में पेट के सिम्टम्स आ सकते हैं, पेट के या कोई और भी। इसलिए अक्सर लोग आपने देखा होगा जो फिर रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, मतलब हल्का सा हुआ और ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल सही। तो लेकिन जो ग्रुप इन्वॉल्व है वो वही है जो ज़्यादा एल्डरली है, लेकिन कुछ यंग लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें होता ये है कि बॉडी हाइपर इम्यून हो जाती है, उनका पहले ही हाइपर इम्यून, एक समझें कि बहुत ज़्यादा फोर्सेस बॉडी एक्टिव है, तो वो जैसे ही कोई वायरस अटैक करता है वो एक दूसरे को फायर करता है, जैसे फ्रेंडली फायरिंग हो गई है। अच्छा, फ्रेंडली फायरिंग एक दूसरे को बाज होता है ना, वो उसमें ही हाइपर इम्यून सिस्टम भी एक्चुअली डैमेज कर देता है, अपनी ही बॉडी को डैमेज कर देता है। तो उन लोगों में भी ये एक इशू हो जाता है, उनमें भी डेथ हो जाती है। तो अब जैसे सिचुएशन विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जा रही है और केसेस जो उनसे बढ़ते जा रहे हैं, तो हल सिर्फ यही है, क्योंकि नो ट्रीटमेंट, अभी तक जितनी भी ट्रीटमेंट्स मार्केट्स में हैं या चल रही हैं, दिस आर अंडर द ट्रायल बेसिस, किसी को कंफर्म नहीं है कि इस मेडिसिन से रिस्पॉन्स है या नहीं है, क्योंकि हर रेसेस, हर
लोकेशन पे इफेक्ट डिफरेंट है। हो सकता है पाकिस्तान के एरिया में उसका इफेक्ट मेडिसिन का डिफरेंट हो, रशिया में डिफरेंट हो, यूके में अमेरिका में डिफरेंट हो। तो जब तक कंसेंसस नहीं होता, क्योंकि बेसिकली CDC होती है जो कि सेंटर ऑफ ड्रग डिजीज कंट्रोल सेंटर है, तो वो जब एक फाइनल डिसीजन देती है फिर ही हम चीज़ें, अभी एक ट्रायल बेसिस पे सब कुछ कर रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी ले सकते हैं, एंटीवायरल डिफरेंट टाइप्स की है वो भी यूज़ हो सकती हैं, जिथ्रोमाइसिन भी है। तो लोग एक बहुत पैनिक है, मार्केट्स में देखें तो हाइड्रोक्सी लोगों ने उठा ली, एंटी मलेरियल ड्रग्स ले ली हैं या जिथ्रोमाइसिन लेना शुरू कर दी हैं। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है, ये ट्रायल बेसिस पर चल रहा है सब कुछ, लोग ठीक हो रहे हैं। और वो लोग जो ठीक हो भी रहे हैं हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी, वो बेसिकली सेल्फ लिमिटेशन है, क्योंकि वायरस की एक लिमिट है, 14 डेज तक ये रहेगा, उसके बाद रिकवरी, बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। जब वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं दैट मीन्स कि रिकवरी फेज हो गया। अब मसला ये आ रहा है कि बॉडी एक्सपोज नहीं है, जब एक्सपोज ही नहीं है प्रीवियसली तो पता ही नहीं है कि ये वायरस है कैसा, तो इसलिए बॉडी को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, रिस्पॉन्ड किस तरह करना है। तो जैसे जैसे एक्सपोजर होता जा रहा है तो वो सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो वही जो बात हो रही होती है, जो कि प्लाज्मा की बात भी हो रही है, एंटीबॉडीज उनसे कंटेनिंग प्लाज्मा, जो कि लोगों में जो रिकवर्ड लोग हैं उनसे ले लिया जाए और उनको जो उनसे क्रिटिकल लोग हैं उनमें जो उनसे कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो एंटीबॉडीज होती हैं बेसिकली, कि बॉडी ने जैसे ही वायरस ने अटैक किया, एंटीजन उसके सरफेस के ऊपर रह गए, सेल के अंदर गए, इन्फेक्टेड हो गया, तो बॉडी जो उनसी होती है 7 डेज के बाद एक एंटीबॉडीज बनाती है कि हमने इनको हैंडल किस तरह करना है। तो 7 डेज तक तो एक्सपोज्ड है। तो इसलिए उन लोगों में जो से आजकल ये भी कि किट मेथड का भी एक वो चल रहा है कि किट मेथड से टेस्ट किया जाए। तो किट मेथड इज नॉट ए रिलायबल टेस्ट। अच्छा, आपके 7 दिन तक सिम्टम्स नहीं आते जब तक रिलायबल टेस्ट नहीं है, तो उससे तो बहुत से केसेस जो उनसे हो गए मिस हो जाएंगे। तो रिलायबिलिटी जो उनसी है वो PCR ही की है, लेकिन इसकी भी रिलायबिलिटी 70% तक है WHO के मुताबिक, कि मोस्टली कंडीशन में ये भी स्किप हो जाते हैं। और ब्रोंकियल लवाज होता है, यानी अंदर से अगर फेफड़ों के अंदर से लिया जाए लिक्विड सेक्रीशन ली जाए, उन पे PCR किया जाए तो इसका 80% तक सेंसिटिविटी है। अच्छा, लेकिन फिर भी 20% तक केसेस मिस हो सकते हैं, क्योंकि ये इतना मतलब इसकी बेसिकली वही बात है कि जो एक रिसर्च चल रही है कि किस तरह हैंडल किया जाए, किस तरह। तो रोज अगर आप देखें तो WHO या वीकली जो उनसी चेंजेस आ रही हैं, पहले ये एयरबॉर्न डिजीज थी, फिर उसके बाद नहीं है, फिर सरफेसेस पे कितने अरसे के लिए आती है। अब तो ये है कि ये आप 2 मीटर तक डिस्टेंस रखेंगे तो इसके रहती है, मतलब पहले था कि 1 मीटर था 6 फीट, अब उन्होंने कहा 12 फीट तक जो उनसे इसका डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये स्प्रेड कर सकता है, मतलब टॉक भी आप कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, तो स्लाइवा से वो वायरस निकल रहा है, शेडिंग हो रही है। इसी तरह सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर किसी को आज वायरस हुआ है और 14 डेज में वो ठीक हो गया, हेल्दी पर्सन हो गया है, तो वो स्टिल इन्फेक्टेड रहेगा नेक्स्ट 28 डेज तक। अच्छा, मतलब आज 14 डेज पूरे हो गए, उसके 28 डेज तक वो इन्फेक्टेड है, क्योंकि वो स्टूल में भी एक्सक्रीट करता जा रहा है। तो एक कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, जो ओनली द वे टू हैंडल दिस डिजीज कि आप जो उनसे ना सिर्फ और सिर्फ जो उनसे हाइजेनिक कंडीशन को बेहतर करें और हैंडलिंग को बेहतर करें। ये ना कहें कि कोई लोगों का ये कि ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो एक हमारी लोगों में एक होता है कि कुछ नहीं होता, ये वैसे ही एक चल रहा है, फेक सी है, कुछ नहीं है, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी बहुत ज़्यादा चल रही है कि उधर से है, ये है, कुछ नहीं होता। लोगों ने तो वो गो कोरोना गो के नारे भी लगाने शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं हैंडल होंगी। ये बेसिकली जब तक वायरस ख़त्म नहीं होता, और उसका वायरस ख़त्म उसी तरह होगा जब इसकी ट्रांसमिशन रुकेगी, ट्रांसमिशन रुकेगी, साइकिल टूटेगी, चेन टूटेगा, तो डिजीज़ फ्री एरिया होगा। अदरवाइज तो चलता रहेगा, साल तक चलते रहेंगे केसेस। तो सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा। बहुत से लोग जो है ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो ले रहे हैं, तो मैंने सुना है कि इसके ये बड़ी हैवी दवाई है, तो लोग पता नहीं, मैं मुख्तलिफ डोजेज नेट पे चल रही हैं, कोई कहता है आप ट्वाइस अ डे ले लें, कोई कहता है जी आप हफ्ते में 1 ले लें, कोई कह रहा है 3 हफ्ते में 1 ले लें। तो ये तो कहते हैं कि बड़ी नुकसानदेह भी हो सकती है किडनीज के लिए और इस तरह। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो एंटी मलेरियल ड्रग है बेसिकली, और इसके अलावा भी बहुत सी कंडीशन में यूज़ करते हैं, जिनमें हम जॉइंट्स पेन में भी यूज़ करते हैं। सही है। जिनको गैंठिया हो जाता है, रोमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं SLE के साथ, जिनको जो से स्किन के मसले होते हैं, या जोड़ों के मसले होते हैं, उनमें भी ये यूज़ बहुत अरसे से हो रही है, क्योंकि इसका डबल इफेक्ट है। आर्थराइटिस में भी यूज़ होती है, आर्थेल्जियाज और एंटी मलेरियल भी। अच्छा, अभी जो बेसिकली एंटी मलेरियल का जो
थ्योरी है वो बहुत पुरानी थ्योरी है, ठीक है, कि ये जो सी है अंदर जाती है, ठीक है, और ये लंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ पे इसका 3 वीक्स तक इफेक्ट रहता है, यानी 21 से 22 डेज तक रहता है। अच्छा, अभी तक जो स्टार्ट में भी जो बातचीत यही चल रही थी कि एंटी मलेरियल दे दी जाए तो लोगों को प्रोफिलैक्टिकली लंग्स को सेव कर दिया जाए। अच्छा, ठीक है, एटलीस्ट 21 डेज तक उनके लंग्स तो सेव रहें। चेस्ट अगर इन्वॉल्व होता है, अगर खांसी या बुखार होता है या लाइट से सिम्टम है, फिर तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब इसके ऊपर बहुत से लोगों को जिन्होंने प्रोफिलैक्टिकली ली है तो उनमें इश्यूज आना शुरू हो गए। अगर उनको कार्डिक इश्यूज हैं, अंडरलाइन कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, या ईसीजी उनकी जो सी वो ख़राब आती है, ठीक है, तो ये क्यूटी इंटरवल एक होता है, यानी जो दिल की आप समझ लें जो रिदम होती है ना, हार्ट में पंप करना होता है, सही है, तो वो जो पंपिंग को जो वो थोड़ा सा डिले कर सकती है, जिसकी वजह से हार्ट के बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए इस दवाई को हम कॉन्शियसली यूज़ करते हैं, केयरफुली यूज़ कर रहे होते हैं उन लोगों में जिनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है। और दूसरी अभी तक जो रिसर्च है वो कहती हैं प्रोफिलैक्टिक इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा। लेकिन स्टिल कंट्रोवर्सी है, स्टिल मतलब साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, इन एरियाज़ में लोगों ने धड़ाधड़ लेना शुरू कर दी हैं और हेल्थ वर्कर्स ने भी ली हैं। अच्छा। तो कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा ना इफेक्ट, सारी बात है। एक ये है, बट नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका एक्सपोजर नहीं है, डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है, तो उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये तो वो है कि अगर चलें एक ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि अगर कुछ इसका इफेक्ट है भी है, तो ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली जो उनसे फ्रंट लाइन पर हैं, जिनका सारा दिन एक्सपोज्ड है। ठीक है, सही है। तो लेकिन वो भी अभी कंट्रोवर्सी है, इसका क्लियर नहीं है। तो इसकी रीजन की वजह से ये मार्केट में 300 की मेडिसिन थी जो कि 3000 तक चली गई। जी बिल्कुल ऐसे। उसका रीजन क्या है, ब्लैक में वो लोगों को एक शुरू हो जाता है हमारी मतलब जो उनसे लोग मतलब अगर ऑन द अदर हैंड अजाने भी दे रहे हैं और मतलब चीज़ों पे उस पर केयरफुल भी नहीं है कि हमें क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भी साथ साथ चीज़ें चल रही है मतलब जो उनसे, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। सही है। सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग प्लस गैदरिंग से अवॉइड करें, प्लस हैंड्स को वॉश करें। ठीक है, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करने से इस डिजीज़ का खात्मा हो सकता है। सैनिटाइज़र भी इस वक्त रिलायबल नहीं है कि इनमें अल्कोहल 70% है कि नहीं है। जिसमें अल्कोहल 70% नहीं है वो इफेक्टिव ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि मोस्टली आप सैनिटाइज़र अगर आप मार्केट्स में देखें तो वो जो उनसे वो अननोन कंपनीज़ के हैं, बिल्कुल, जो आज की रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि हैंड वॉश करें। बस जब भी हैं बाहर से हैंड वॉश करें अच्छी तरह। अगर गाड़ी में हैं, गाड़ी में आप एक सोप रख लें, पानी रखें और उसके बाद बॉटल से जो उनसे ना 20 मिनट्स के लिए जो उनसे हैंड 20 सेकंड्स के लिए जो उनसे हैंड को वॉश करें और उनके बाद चीज़ों को हाथ लगाएं जो भी हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक यही है और ये 100% कन्फर्म है, क्योंकि जो सेल जो होता है खुलिया, वायरस का खुलिया होते हैं, ये टूट जाती हैं सोप के साथ। सोप कोई भी है आपके पास, ठीक है, जो है उसको वो तोड़ देता है। 20 सेकंड आप धोते हैं वो डिस्टेबलाइज कर देता है, उसकी लिपिड लेयर होती है बेसिकली, वो डिस्टेबलाइज हो जाती है हैंड वॉश करने से। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम जो उनसे बच सकते हैं, अदरवाइज तो और कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है जिससे हम जो उनसे वो हैंडल कर सके। सही है। डॉक्टर साहब टाइम हमारा कम रह गया, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को भी और आपके जो कलीग्स हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं? देखिए बात ये है, एक सिंपल सा मैसेज है कि हर जो दुनिया है ना ग्लोबल, अगर आप देखें तो एंटायर वर्ल्ड जो है ना किसी डिजीज़ का एक्सपोजर लेता है। ठीक है। अब एक सेंचुरी के अंदर आप देखें 1918 में उस वक्त जो स्पेनिश फ्लू आया था और उसकी वजह से बहुत सी डेथ्स हुई थी और चीज़ों का नहीं पता चला था। उसके बाद फिर 2002 में जो कोरोना वायरस ही आया था, वन आया था, जिसने जो सार्स था और उसके साथ जो उनसे डेथ्स हुई थी, बट वो लिमिटेड थी। बिल्कुल। फिर 2012 में जो उनसे इस तरह के जो कि मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम के साथ डिजीजेज आई हैं। ठीक है। और इनके साथ कोई ना कोई दुनिया में चीज़ें आती रहती हैं। अब ये आया, ये ज़्यादा क्रिटिकल है और पैंडेमिक हो गया। ठीक है। तो बात यही है कि हमने पैनिक नहीं होना। ठीक है। पैनिक होने से चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी, सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं और हमने अवेयरनेस पैदा करनी है कि लोगों के अंदर के प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करें। और ये वैसे भी अगर आप देखें तो हाइजेनिक रूल्स तो हमें वैसे भी हमारे मज़हब ने ही बताया हुआ है कि हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कि किस तरह आपने जो है ना ज़िंदगी को लेकर चलना है। सही है। तो अगर इस तरह पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे एडवाइजरी जो इशू होती है गवर्नमेंट की तरफ से या हेल्थ
की तरफ से कि आपने, तो फिर ये चीज़ें जो उनसे स्प्रेड को रोका नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने शॉर्ट टाइम में बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर की, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और आगे भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आते रहा करें, ताकि ज़ाहिर बात है कि एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से ही हमें मिल रही है। बाकी तो जो इन्फॉर्मेशन जो फ्लाई कर रही है सोशल मीडिया पे, तो वो तो यही है आपके सामने है कि किसी भी चीज़ पे हम बिलीव नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहान अली की, डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत वाज़े तौर पर बता दिया कि प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर। आप दूसरी जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, या ये कहा जा रहा है कि जी गर्मी हो गई है इससे ठीक हो जाएगा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि जी BCG हमें लगा है तो उस वजह से हमें कुछ, बहुत सी बातें की जा रही हैं, कोई अथेंटिक नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसेस ऑफ 2 मीटर इसको फॉलो करें, और जो गवर्नमेंट कह रही है उसको फॉलो करें, तभी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और डॉक्टर फरहान अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।